नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ा है जिनके पास ख़ास तौर पर नौकरी नहीं है या फिर जिनकी सैलरी, जिनका वेतन कम हो चुका है। उन्हें ख़र्चे अभी भी चुकाने पड़ रहे हैं, विशेषकर किराए का। आज हम मकान मालिक और किराएदार के कानूनी रिश्ते के बारे में चर्चा करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना काल में। मकान मालिक और किराएदार के बीच का रिश्ता एक खट्टा मीठा रिश्ता होता है जिसमें प्यार और तकरार दोनों ही होते रहते हैं। मकान मालिक और किराएदार के आपसी संबंध को अच्छा बनाए रखने के लिए जो कानून है वो दोनों के हितों की रक्षा तो करता है, ऐसा दिखता है, लेकिन साथ में झगड़ों को निपटाने का भी प्रयास किया जाता है। किराएदार के साथ आपके कानूनी रिश्ते हैं। जिस राज्य में आप रहते हैं उसके स्थानीय कानूनों से ये नियंत्रित होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपने राज्य के रेट कंट्रोल एक्ट को आप ज़रूर समझें। इनमें बेदखली की प्रक्रिया का पता ज़रूर लगा लें। ये जानकारी रेंट एग्रीमेंट के ड्राफ्टिंग से पहले ही कर लेनी चाहिए। मकान मालिक को घर खाली कराने के लिए गैर कानूनी तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आमतौर पर इस कानून के तहत ये माना जाता है। मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते में हाल फिलहाल के दिनों में खटास तब ज़्यादा बढ़ गई जब कोविड के कारण लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन के कारण कारोबारी गतिविधियां ठप हो गईं और लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें रोज़गार वापस नहीं मिल पाया या उन्हें रोज़गार को लेकर भटकना पड़ा। इन हालातों में कई किराएदार किराया देने में असमर्थ रहे और अभी भी हैं। इस परिस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया और कहा कि मकान मालिक लॉकडाउन के दौरान 1 महीने तक छात्रों, कामगारों और प्रवासी मजदूरों से किराया नहीं मांगे। लेकिन लॉकडाउन बढ़ता गया और जब ये निर्देश दिया गया था मार्च में, तब ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अब हम वर्ष के अंत में पहुंच चुके हैं, अभी तक स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए जिनकी आमदनी कम हो गई। मंत्रालय ने हालांकि एक बयान में चेतावनी दी थी कि जो मकान मालिक इस दौरान मकान खाली करने का दबाव बनाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप और परिणामी लॉकडाउन के कारण विभिन्न मुद्दों जैसे व्यवसाय के अनुबंधों के तहत दायित्वों के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रम की स्थिति पहले भी बनी रही और इस वक्त भी है। इसमें किराया देना सबसे बड़ा मसला कहा जा सकता है मध्यम वर्ग के लिए। एक मकान मालिक का दृष्टिकोण ये है कि लॉकडाउन के दौरान एक किराएदार किराए का भुगतान क्यों नहीं कर पाएगा। वही किराएदारों का मानना है कि इन हालातों में किराया देना मुनासिब नहीं है। जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की महामारी आई है और जिस तरह से जीडीपी गिरी है, जिस तरह से लोगों की आमदनी घटी है, ऐसे में किराएदार आखिर क्या करे और मकान मालिक के पास भी क्या विकल्प रह जाता है। यदि उसे किराया नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी भी आमदनी, उसकी भी कमाई पर एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। तो आज हम रेंट एक्ट से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में नए रेंट एक्ट के मसौदे पर भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपात स्थिति हो तब आखिर इन सारे कानूनों का क्या महत्व रहता है और इनका अमल कैसे किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 किराएदारी कानून से संबंधित है, जिसमें किराएदारी को नियंत्रित करने के लिए नियमों का प्रावधान किया गया है। मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंध को अच्छा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने किराएदारी के लिए नए कानून की जो रूपरेखा तैयार की है, उससे छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने की कोशिश की गई है। कानून में मकान मालिक और किराएदार के हितों की रक्षा भी होती रहेगी। झगड़ों के निपटारे के लिए हर एक राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों में स्पेशल रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल को स्थापित किया जाएगा। मकान मालिक और किराएदार के बीच
होने वाले झगड़ों का निपटारा स्पेशल रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा 60 दिनों के भीतर ही किया जाएगा। मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019 के प्रावधान। अधिनियम के शिकायतों के समाधान की व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया न्यायाधिकरण शामिल है। अधिनियम में आवासीय संपत्तियों के मामले में अधिकतम 2 महीने के किराए के बराबर जमानत राशि की सीमा प्रस्तावित है। अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति लिखित समझौता किए बिना परिसर, आवास को किराए पर नहीं दे सकता है और न ही कोई व्यक्ति परिसर को किराए पर ले सकता है। ये मॉडल अधिनियम शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा। किराया समझौता होने के 2 महीने के अंदर मकान मालिक और किराएदार को समझौतों के बारे में किराया प्राधिकरण को सूचना देनी होगी। किराएदारी समझौता और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए राज्य की स्थानीय भाषा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में लगभग 1.1 करोड़ मकान खाली थे। इन मकानों को किराए पर उपलब्ध कराने से वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर के विजन को पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान किराया नियंत्रण कानून के कारण किराए पर दिए जाने वाले मकानों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। मकान मालिकों में इस बात का डर बना रहता है कि कहीं मकान को किराए पर देने से मकान दूसरे के कब्जे में न चला जाए। नया कानून स्थिति को बदलने के लिए एक अच्छी पहल मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के बाद हम बढ़ते हैं चर्चा की ओर और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ प्रदीप राय, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, जुड़ रहे हैं। आत्माराम एनिस नाडकर्णी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एटी राव, अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रणव पुरी, अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रहीश पाहवा, अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। अरुण सिंह, अधिवक्ता, जिला अदालत गुड़गांव। योगेंद्र डाबर, अध्यक्ष, सेंट्रल मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन, लाजपत नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरतलब है कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित दुकानदार हुए हैं किराए के कानून को लेकर। और हमारे साथ हमारी सहयोगी किरण भारद्वाज, अधिवक्ता, जुड़ रही हैं। और किरण, और हम आपसे भी और तमाम अपने पैनलिस्टों के माध्यम से हम आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दौरान जो किराए को लेकर विभिन्न कानून हैं उनको कैसे समझा जाए, उनको लागू करने के मामले में जो सख्ती बरती जा रही है मकान मालिकों की तरफ से, उससे कैसे निपटा जाए। और गृह मंत्रालय के निर्देशों के मद्देनज़र यदि हम इस कानून को समझने की कोशिश करें तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो किराएदार के लिए भी राहत की खबर हो सकती है और मकान मालिक के लिए भी। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो स्थिति है उसको समझते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार जानने की कोशिश करें कि आखिर मकान मालिक और किराएदार के हक़ में क्या सबसे सही है। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, प्रदीप जी आपसे पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है कि एक बार जो किराएदार बन गया वो हमेशा के लिए किराएदार हो जाता है। और कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जैसे एक तरह से मकान मालिक के अंदर एक डर होता है कि कहीं उसकी प्रॉपर्टी जो है वो किराएदार के कब्जे में न चली जाए। आखिर इस पर कानून क्या कहता है? It was actually a old saying, because if you are staying in a, I remember a book written by Harivansh Rai Bachchan. We have to be a bit, so Mr. Bachchan had written that book. In that book he has written the importance of tenancy. He says once you are a tenant, you can change your houses according to your need. Sometimes you can stay in a small house, sometimes if you want a big house, you can go in a big house. But if you own a house, you can't change that. So sometimes if somebody is enjoying tenancy, they are tenant, and the other words, that is the one thing in the positive meaning of this. But in the other words, if you are a tenant and if you don't want to vacate the house, then you are the balance of law was in your favor. So that part is now, I think, will be over after 2019 amendment, and once this amendment is in force, then I feel that this kind of situation will not be there. But again, you have to consider there are two kind of tenants. The first kind of tenants are those who are organized,
who have entered into some MOU or rent agreement. Other kind of tenants are unorganized sector who are just staying in a big hall or in a big room or something like that, 15 people, 30 people, like migrants, what happened recently. So in those conditions, it will be really very difficult. So they don't have any legal rights. Even the owner wants, they can just throw them out. They don't have any kind of defense, and that was the reason the moment they say we can't pay the rents, they were thrown out and they were on the streets. So now people realize that actually even that balance also, the tenancy balance also goes in favor of influential, knowledgeable, and who knows lawyers like Kiran Bhardwaj. So it happens in the favor of them. But what I feel that this kind of situation will not be there the moment this 19 Act starts actually implementing properly, and then with the true essence of this act. But the moment you don't consider unorganized sector, then I don't feel it will be a good idea to actually implement this kind of, because any kind of tenancy, any kind of agreement is there between the two educated persons, but the most of the tenants are those who are actually from the deprived class. So we have to, this act does not refer about those cases who are actually in need of just a roof. So that has to be dealt properly, and there should be a proper notification, as you have seen what has happened in this pandemic situation. So now I will go to Mr. Nankarni, Senior Advocate. Sir, what are the features of new Model Tenancy Act which is likely to be there of 2019? Yes. Model Tenancy Act was framed in alignment with the incumbent government to provide housing for everyone by 20. It seeks to achieve a balance, to balance the interest of the landlord as well as the tenant. इसमें मेरे मन में भी एक इस वक्त सवाल आ रहा है कि, और मैं एटी राव से वो पूछना चाहूँगी, एटी राव, किराएदार और मकान मालिक के बीच जब किराया नहीं देने पर सबसे बड़ी लड़ाई यही होती है कि किराएदार मकान मालिक को किराया नहीं दे रहा है, और किराया नहीं देने पर जो तकरार होती है, जो लड़ाई होती है और जो कानूनी रूप ले लेती है, उसमें आखिर कानूनी पहल किसी भी पार्टी के द्वारा कैसे की जा सकती है, कैसे इसे कोर्ट तक ले जाया जाए, क्या प्रक्रिया हो सकती है? According to me, now this 2019 Act will not have much of impact because this COVID has come in between, which is affecting this relationship between tenant and landlord too much. Because now people are not earning, they will not be able to pay the prices in all big high-end markets. The rents were so much that you cannot even think of it. People were paying 6 lakh rent and all that. Now they can't even pay maybe 2 lakhs or 1 lakh also. So the best thing will be that tenant and landlord decide mutually something between themselves and settle for issues. Otherwise, there will be a huge sea of litigation. And see, if you see the past also, see, actually Tenancy Act came after the Second World War. Then when it came, it's a state subject actually. So the law will depend from state to state. It cannot be implied wholly for the country in one way. It will not be possible because somewhere earnings will be totally different, and compared to other cities maybe it will be totally different. So tenants as such will not be able to pay the rents. So landlord will have to adjust. It is best for him to adjust to get, and they see mutually what is the earnings and how much they can pay, because now as the market So trends, you mean they have to balance it. they have to balance it. They have to balance it. See, and balancing takes place. See, whatever laws may be there, balancing takes place. Harmonious relationship between When the Justice landlord Desai and was tenant. there, he was at Supreme Court, he was totally in favor of the tenants. But as time passed, people realized, judges also realized that tenants were taking advantage of the situation. So when Justice Mohan, Justice Kuldeep Singh, they stopped entertaining the SLPs at all. They just said, how much time you want, take the time and vacate. That's all. This act will need amendments, early amendments, so that again there's a something mutual which is beneficial for both tenant and landlord. Otherwise there will be a huge litigation, but nothing will come out of it. Because human angle, you cannot lose the human angle. Now we will go to Mr. Dawar over here. He is connected over here. Sir, आपके हिसाब से जो ये कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड पीरियड में,
इसमें आपका सजेशन क्या है, सुझाव, और आप क्या अपने पूरी मार्केट एसोसिएशन एज अ मार्केट एसोसिएशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में हमें बताइए, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट के बारे में। देखिए ऐसा है, हमारी मार्केट के अंदर 2 महीने मार्केट बंद रही। बंद होने के बाद जब मार्केट खुली ऑड इवन के अंदर, हमने सबसे पहले इसको सैनिटाइज करवाया। तो फर्स्ट इज ऑड इवन यू आर यूजिंग, ऑड इवन पॉलिसी यू आर यूजिंग? जी जी। और क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम सैनिटाइज करवाया मार्केट को। हर दुकानदार के आगे हमने एक राउंड और स्क्वायर बनाए, जिसके अंदर 2 फीट का गैप था। जो भी कस्टमर आए इसके अंदर खड़ा होगा, अपने साथ टच करके। सोशल डिस्टेंसिंग का आप गैप का मेंटेन कर रहे हैं? अच्छा। और हर कस्टमर ऐसे सबको सैनिटाइज। बट लैंडलॉर्ड टेनेंट के किराए के लिए आपने क्या करा है वो बताइए हमें। किराएदार के लिए ऐसे है, ये दुकानदारों ने एक फैसला किया था कि हमें आप 50% दे दीजिए और बैठे रहिए। 50% आपने वेव ऑफ कर दिया? यस, लेकिन उसके बाद भी वो माने नहीं कि हम 50% भी नहीं देंगे। कई दुकानदारों ने बोला आप हमारे से सेल पे ले लीजिएगा या इसको 25% कर दीजिएगा, तो उससे फिर दुकानदार नहीं माने, तो उससे काफी % जो दुकानें हैं वो खाली है। तो मतलब इशू तो रेस हो ही रहा है, खर्चा नहीं है, दुकानें बंद हैं, टेनेंट छोड़ के भी जा रहे होंगे। हाँ जी, टेनेंट छोड़ के भी जा रहे हैं, और आज मार्केट के अंदर कस्टमर भी नहीं है कि कस्टमर कहे कि मैं हर दुकान के अंदर चला जाऊँ, शॉपिंग कर लूँ, कुछ नहीं है। शादियां हो नहीं रही, फंक्शन हो नहीं रहे, किसी को शॉपिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए मार्केट में कस्टमर नहीं। तो एज अ प्रेसिडेंट आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि क्या क्या और बेटर करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? इसके लिए तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, चाहे ऑड इवन कर दें जिससे कस्टमर आए, या सैटरडे और संडे मंडे 4 दिन खोल के 3 दिन बंद कर दें कि 4 दिन कस्टमर ज्यादा निकले मार्केट के अंदर। चलिए, बहुत अच्छे सुझाव है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई मैम। लेकिन मेरे मन में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब तक कितने सारे कानून रहे हैं। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि तमाम उन कानूनों को जो कि अब ज़रूरत नहीं है जिनके, उन सबको हम ख़त्म कर रहे हैं, कर भी रही है। लेकिन अब जब इतने कानून पहले से ही थे, किराएदार और रेंट एक्ट जिसको कहा जाए, अब ये नए कानून को बनाने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या संदर्भ है इसका? Rent Control Act obviously is a consequence of the problems that landlord and tenants were facing. Tenants were having their own issues and the landlords were having their part. So, it's a very old act, and it is required because you see, the tenant occupied the premises of the landlord and did not pay the rent. On the other hand, the landlord also some kind of, I won't say atrocity, but maybe expectation that they were increasing the rent at their whims and caprices. So both sides had issues. And it was not just an isolated one, it was rampant all over the country, and therefore rent control was obviously enacted to regulate the relationship between the landlord and the tenant, so that the tenant can live peacefully and the landlord also can get the the returns of his hard-earned money which he has invested in building. So I think it's something very basic. So that's very essential. I mean, otherwise, for any law, you have to decrease the litigation, rather the confrontation between two parties. So to control the confrontation, you need a law, and that is how this is for the bounds. There were even when the court order was passed and the landlord got an eviction decree, even taking possession of the building, many a times even criminal cases happened. Yes. So that's a compulsion. Senior Advocate Mr. Nankani is also there. Sir, it got the audio voice was not clear. So sir, the question was, what are the features of Model Tenancy Act 2019? Main features are it seeks to balance the interests of the landlords and the tenants. In the sense, it creates a regime of accountability
a transparent environment for renting the premises in a disciplined and efficient manner. There was a need to streamline the general policy which it seeks to do. But unfortunately, unless all the state legislators adopt this particular act, it can't come into force pan-India. It is only a model legislation which has been set up. And as Mr. Rao rightly said, that it's a state subject. Therefore, it is for the state legislators, as a matter of policy, to adopt this or bring their own legislations in line with what is provided for in the modern legislation. So you mean this new act will be benefited for the landlords and tenants, as the registration of agreements will be there, then any issue is related will go to rent authority. Rent tribunal are set to be created, etc. Rent tribunals are there in some of the states also. For example, you have it in the state of Goa, you have it in the state of Maharashtra. Bombay, it goes to the small causes court. Pune also, it goes to the provincial small causes court. So there are rent tribunals already existing, but this creates a separate rent tribunal altogether. That's, sir, since you have said that it is also a new act which is coming, and it's a good suggestions by the government also. We will now get back to you, sir, in a short while. In the meanwhile, we'll go to Mr. Pranav Puri. Mr. Pranav Puri, there were certain guidelines, whether oral or something like this. So certain guidelines were given by the government for during the COVID time for the issues of landlord tenant. What were the measures, guidelines given by the government? These were the guidelines basically that government was giving orders seeking that the landlord should not charge rent from the tenant, especially the laborers, migrants and the students. But however, this created chaos. In my view, this created most of the chaos. As such, no ordinance was there to support these orders of the government. So as per law, there is no legal trust in these orders. These orders can be treated as such in a humanitarian way only. But as far as the commercial tenancy is concerned, this order again is not applicable in as much as that in commercial tenancies, either the Rent Control Act does not apply to the, you can say, force majeure. Then if there is any contractual tenancy, then only the Indian Transfer Property Act applies. And if there is a specific, you can say, provision of doctrine of prostration to be applied, only then it can be looked into whether it is there in the contract, any provision, any clause. And if there is any, all the absence of any clause like such, then also this, you can say, the provision of suspension of rent will also not apply. And moreover, the Honorable Delhi High Court has already clarified in one of the cases that Dr. Giri's case that the suspension of rent is not applicable. Only thing what can be done is they can give some lenience in the payment period for the payment of rent. That you can say, but if they are occupying the premises, they have to pay the rent, or they have to at least vacate the premises, and then again they can come over on the rent on the new term. In order to avoid any such controversy, to have a peaceful living, because already in Delhi, if the relationship of landlord and the tenant are very sensitive since long back, so they can renegotiate the terms and they can have such a provision that in which both of them can have a more breathing space for each other. So that means you want that it should be redrafted and again the rent agreement should be there with the harmonious terms and between the landlord and tenant. Yes, of course, because there is no other way out in this pandemic of COVID. Because it has not been specified in anywhere. There is no such clause in that. And the court directions are very strict now that anyone who is a tenant has to pay the rent. He cannot seek the suspension or waiver of the rent under that circumstances. But court is saying to give, we can do installments also. So that is also another step. Yes. Court has already, the Honorable High Court has already taken the step in one of the case of the Ramanand and others versus Dr. Girish Soni and another. Yes.
थैंक यू सो मच मिस्टर प्रणब पुरी, विल जस्ट गेट बैक टू यू। हाँ, लेकिन कोरोना में यदि हम देखें तो कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित मकान मालिक और किराएदार का संबंध हुआ है मैम, विशेषकर मध्यम वर्ग के मद्देनज़र या दुकानों के लिहाज से यदि हम बोले, जो हमारे साथ एसोसिएशन के लोग जुड़े हुए हैं उनका दर्द भी सामने आ रहा है कि किस तरह से इस कोरोना काल में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ा। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि अब जबकि इस तरह की पैंडेमिक की सिचुएशन हो, आपात स्थिति हो, किराएदार किराया नहीं दे पाए, ऐसे में क्या वो उसी कानून के तहत एक तरह से दोषी होगा? इन हालातों में आपका क्या सुझाव होगा? See, I think this is the most complex question, and the solution is not easy. But just a previous speaker had come out with a good suggestion that the agreement can be suitably modified. First of all, the landlord and the tenant will have to realize that they both have to compromise on the terms and conditions. For instance, what strikes me is that the 50% rent can be paid by the tenant, and the balance 50% an undertaking may be given in the agreement in between the parties, or even maybe a non-judicial stamp paper to pay it at a later stage, so that if the tenant backs out, because the most gravest problem is that backing out from the promise and the commitment that the tenant has to make. So that can be one of the ways. And the other one is maybe deferment of payment. And while saying so, I think we'll have to make two compartments. Number one, there are tenants who are from low income group, and the others are in the higher income group. So, like Delhi Rent Control Act is, applicable to the lower income group mostly. So, in that, the terms and conditions may be liberalized, and in the higher ones, the mode of payment may be deferred. So, but I do feel, it's not an easy answer for anyone, including me, because I was just deliberating over it, that what should be, and everyone is facing, it's very interesting to say that, my maid is pestering me, ma'am, mere ko itne paise de do, mere makan ka kiraya de da. Like, even if I pay, that's not going to be a solution. That's going to be, again, that problem will crop up. So the previous speaker had given a good suggestion that some, workable solution can be reduced in terms of an agreement, even like, in a kind of a hand note, or just even a paper, because procedure also, if you become very complicated, then that becomes a problem. And before giving my final answer on this, I think I would prefer to hear all this, because I tell you, according to me, this is definitely the most important issue. So I would prefer to hear all the speakers, like what it strikes to them. Mr. Pranab Puri is also there. Puri sir, there is a question, why this dispute, ये लड़ाई क्यों शुरू होती है? What are the causes between the landlord and tenant? कुछ इसके बारे में हाईलाइट करिए आप. ग्राउंड्स बताइए उसके क्यों होते हैं ये देखिए, अगर नॉर्मली बोले तो इट्स अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ ऑफ देम, एंड फॉर लैंडलॉर्ड, मैनी ऑफ द लैंडलॉर्ड, रेंट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, एंड especially for the senior citizens. So what happens when the tenants, they also want to have their source of income through their whatever commercial purposes they are earning, whatever business office job they are. So when they want to save more, there is a sort of a, you can say, greed in saving, or sometimes it is a necessity for them to save some amount for their own families, for their own source of livelihood, for their own existence. तो जहाँ इन दोनों में टकराव आ जाता है, तो वहाँ पर जो है ये डिस्प्यूट खड़े रहते हैं. टेनेंट सोचता कि मैं कहीं ना सर्कमस्टांसेस, काफी बार ऐसा ही होता है, मैक्सिमम द सर्कमस्टांसेस आर एज सच, दे आर अनेबल टू पे द रेंट इन टाइम, और व्हेन इट एक्यूमुलेट्स,
So again, क्या होता है कि more over it accumulate, the more interest it accrues. So they are then unable to pay, just like the bank loan, the EMIs you can say. So the dispute as such arises because of the nature, and many times tenants are taking benefit of the inability of the landlord to assess them or to go for the, you can say, attachment of the rent. So they also do not pay rent just to accumulate certain type of an income for the time being. तो एक लालच भी कह सकते हैं, कई बार ये होता है, कहीं पर मजबूरी होती है, तो ये डिस्प्यूट जो है ये एक्चुअल में कहा जाए तो मनी को लेकर के रिवॉल्व ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मनी. अगर ये सोर्स ऑफ इनकम सबकी सिक्योर्ड हो जाए तो ये डिस्प्यूट भी खत्म हो जाएगा. जहाँ पर इतना जो आपका एक डिफरेंस आया था ना मिस्टर प्रणव पुरी, डिस्प्यूट्स तो और तरह के भी होते हैं. अगर न्यूसेंस है, अगर टेनेंट बहुत न्यूसेंस कर रहा है, सपोज सोसाइटी एट लार्ज या किसी को भी, या वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, डिले है या कोई और कारण भी है, तो जैसे कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग डिप्लीटेट हो रही है, उसको भी चेंज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी टेनेंट को डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, टेनेंट और लेनेंट के. ऑल दीज आर कवर्ड इन द रेंट कंट्रोल एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट. एंड जब इस तरह के डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं तो उसके कारण जरूरी नहीं है कि आपके बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो. कई बार टेनेंट फायदा उठाने के लिए छोटी मोटी चीजों को जो नॉर्मल एक ईयर एंड ईयर में आ जाती हैं, उनको भी मेगा डिलैपिडेशन दिखाकर वो रेंट रोक लेते हैं अननेसेसरी. जबकि कई बार ये भी होता है क्लॉजेज होने के बावजूद, तो क्लैरिटी ऑफ क्लॉजेज शुड बी देयर कि किन कंडीशंस में रेंट रोका जा सकता है, किन कंडीशंस में रेंट नहीं रोका जा सकता है. व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द टेनेंट, these should be clearly mentioned in an agreement. What happens कि landlord in order to save the taxes, they do not go for the registration of the rental agreement. और यहाँ पर ही आपके जो major disputes खड़े हो जाते हैं. Mr. Pardeep Rai sir, during this lockdown time, would the tenant is entitled to waiver or suspension from payment of rent from the landlord? As per your suggestion. Actually, again, I will say there are two conditions. One, it is morally, and other one, whether legally. So legally, this a kind of advisory issued by the Prime Minister's office and different Chief Minister's office and from the Ministry of Home Affairs, by which they have requested the landlords to waive the payments at least for a period of 1 month. That may not actually, that is just a kind of advisory. That will not fall under force majeure, that will not fall under the impossibility of performance of contract. So in those conditions, I don't feel that thus by issuing an advisory will suffice the purpose, and by which they are not bound to, they will not accept the rents, and they will not force the tenants to get the payment. But the other issue is that some of them, if they are rich, if they are comfortable, then they have to give some time to the tenants. Otherwise, they can't go anywhere in anywhere to find a job right now. And the moment they get it, there are hope that they will return the money. So rent, unless there is an agreement, again I said there are two conditions: one with the rent agreement and without rent agreement. If there is an agreement, in those conditions they have to pay. It is completely up to the landlord and the tenant to decide the future course, that how they are going to deal with it. Like I will give you an example to you for the Khan market, one of the prominent market of Delhi, where almost 20 restaurants who were supposed to pay and were paying almost 3 lakhs a month or 10 lakhs a month rent for the running a restaurant. Now they don't have money, and they were offered by landlords that just you pay 10% of the rent and you can be accommodated in this. But they did not pay. Most of them have closed the shops. Similarly, if there are many who say that there will be force majeure clause, it can attract impossibility of contract. But again, I will say that both these conditions will not fall under the agreements where the tenant and landlord is involved. It is completely on the moral side of the tenant and moral side of the landlord. They have to decide, considering the circumstances created by pandemic. Unless they do it, it is impossible. The law does not provide any way to go out. Redrafting of agreement, what Mr. Puri has suggested, and Gyansudha Mishra ji also recommended, that is again between the landlord and the tenant. You can't force it. So it is completely up to the pockets of tenant and landlord, and completely up to the morally and how familiar they are with the both sides. It depends upon them. But in my opinion, it's really very tough situation
where many of the landlords are dependent on rents. There are many tenants who are dependent on daily wage income. Under those circumstances, these advisories issued by the government, unless it is a binding kind of advisory, unless it is a mandatory made by law, it is impossible. Tenants will have to pay and landlords will take it. Some of them has just forfeited their properties. This kind of complaint has been registered in Delhi in various police stations. We have seen similar condition in many districts, including Hyderabad, Bombay. We have seen all these places. Many students, they were not able to actually perform their duties. All these things are happening. So in my opinion, Kiranji, what Gyan Sudha said, that is good senses. If good senses prevail, landlord and tenants both will talk and they will reorganize their drafting and all, and they will enter into a fresh agreement. But if it doesn't happen, then there is no way under law that tenant will get a reprieve. It's really a very difficult situation for tenants, and I really say that even this new act does not provide this kind of remedies for this kind of similar situations. If it raises in future, then what will be the course? And the new law requires at least considering the similar situations, and then it should be added at least one amendment prior to draft. I say that when it is implemented, at least you add this so that the tenants and landlord both are comfortable. Unless government is going to pay for the tenants, landlords are not going to leave this, because most of them are dependent on that. And I feel that there is some human face has to be shown by both sides. Whoever is superior, whoever is comfortable, they have to bear more. Kiranji. With your suggestions and with your advice, I think a lot of people will be benefited. Mr. Rao is here. Mr. Rao, during this COVID time, lot of migrants were leaving their cities where they were working and all, and they were vacating the premises where they were on rent. Like in one building, there might be 8 and all. Then the landlord was in a very bad situation. So for the landlord side, what do you suggest? What are your suggestions? Because now they don't have any money and all. Like senior citizens, they are only relying on the rent which they were getting from the migrants and all this. Now they are left these places. They have gone to their hometown. In today's situation, everybody has to depend on their savings, because there is no income as such. So whoever has saved money, they'll have to be like run their lives through that for at least maybe another 6 months or so, because it will not be the same scenario is not going to come back. The people used to get huge rents. Because of this migrants leaving the place, they are not going to come back easily now, even if you give them jobs. Because now, see, when this situation has come, people want to be with their families more, because there was a time when earning was more important. Now it is life which is more important than the earnings. So whatever savings you have done, and whatever these migrants will be able to, whatever the government is going to provide them at their own villages. See, Modi ji has said you have to become self-reliant. So it is both for the tenant and for the landlord. हाँ, आत्मनिर्भर आपको बनना ही पड़ेगा, सबको बनना पड़ेगा. मोदी जी की एडवाइजरी है वो सुननी ही पड़ेगी. अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है लाइफ में, तो वो सब सुनना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. जो देसी सिटीज में क्या होता है, एकदम सर्ज हो गया था, 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया रेंट्स आ रहे हैं छोटे छोटे कमरों से. अब वो नहीं आएगी वो बात, वो अगले 2-4 साल भी नहीं आएगी, और शायद कभी भी ना आए, क्योंकि जो सारी लेबर आई हुई थी, अब जो गवर्नमेंट का स्ट्रेस ये होने वाला है कि लोकलाइज कर दें सबको. चलिए, जैसे सेल्फ इंडस्ट्रीज अपनी बने, और उसमें तो आपको सुननी पड़ेगी. वी विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच. जी मैम, और इस तरह के मामले, हालांकि देखा जाए तो जिस तरह के बड़े बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में आते रहे हैं, किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता का मामला हो, या कोई दुकानदार है उसने किराया लिया हो, या कोई बड़ी कंपनी है जिसने कहीं किराया लिया हो, ये बहुत एक तरह से छोटा मामला कहा जा सकता है, लेकिन इसमें मानवीय संवेदनाएं बहुत हैं, इसमें इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. एक लंबा अनुभव रहा है आपका अदालत का, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट में भी आप इतनी चर्चित रहीं. कोई इस तरह का मामला जिस वक्त आपको याद आता हो? झगड़े तो मतलब ये तो बहुत ही वाजिब है दोनों साइड से कि एक हैव और हैव नॉट की लड़ाई है, लेकिन
जो घर बनाता है या कुछ भी बनाता है तो उसमें हार्ड अर्न मनी लगाता है और तब उसमें टेनेंट आते हैं रहने के लिए, तो टेनेंट का भी ये दायित्व होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वो कॉम्पनसेट करे। तो ये एग्रीमेंट से इमर्ज करता है कि आप रह रहे हैं तो आपको पैसा देना है। लैंडलॉर्ड की भी एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि मैं कई केसेस को जानती हूँ, स्पेशली एनआरआई की, कि जिन्होंने वो खुद किराए में रहते, दूसरे कंट्री में रहते हैं और वो खुद किराए में रह रहे हैं, खुद रेंट पे कर रहे हैं और अपनी कंट्री में यहाँ वो सेविंग के तौर पर या कि बाद में वो उनको रहने की जब जरूरत होगी तो आएंगे, तो वो उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे घर लिया और वो तो वहाँ किराया दे रहे हैं क्योंकि वहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और जब इंडिया में जो उनका घर है वो थोड़ा सा लिबरल है लैंडलॉर्ड टेनेंट के केसेस, तो उसमें वो रेंट नहीं देते हैं। तो अगर आप दोनों साइड से, तो दोनों की अपनी अपनी कहानी है, दोनों की अपनी अपनी व्यथाएं हैं और वाजिब भी हैं। लेकिन हमने ये महसूस किया अपने एक्सपीरियंस में कि ये दो तरह के लैंडलॉर्ड टेनेंट के इश्यूज हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहला जो है वो वाकई वो बड़ी दिक्कत वाले लोग हैं, वो लोअर इनकम वाले ग्रुप हैं, तो वो किराए में अगर वो किसी के घर में रह रहे हैं तो खैर वो एकदम से नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ जहाँ बड़ा इनकम है वो बड़े झगड़े हैं उन्हीं बातों को, लेकिन न्यूक्लियस तो एक ही है कि लैंडलॉर्ड उम्मीद करता है कि मकान मालिक उम्मीद करता है कि मुझे मेरा मेहनताना कहिए या रेम्यूनरेशन कहिए इन टर्म्स ऑफ रेंट वो मिलना चाहिए, और टेनेंट समझता है कि भाई अब ये मैं इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी हमने बताया कि अब देखिए कि कई बार लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने फ्यूचर के लिए वो खुद दिक्कत में रहते हैं। मेरे घर के सामने एक फॉर्मर बड़े सनाम धन्य लोग हैं वो अभी भी, तो उन्होंने घर बनाया और घर बना करके वो खुद रहते थे वो अपार्टमेंट में और यहाँ उन्होंने दिया। बाद में हमें लगता है कि दिक्कत हुई या क्या हुआ, वो घर बिक गया, टूट गया और अब उसमें मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन गया। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, what are the advice you would give for the dispute arising between the landlord and tenant, especially with the two doctrines over here, force majeure and the doctrine of frustration? पहले नमस्कार आप सबको। मेन जो इसमें है, आई विल एडवाइस कि बेस्ट इज लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को आपस में बैठ के म्यूचुअली इस डिस्प्यूट को खुद ही ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट है पर समझदारी से अगर किया जाए तो बहुत आसान है, और फिर भी नहीं हो सकता तो फिर इसको जो है थ्रू मीडिएशन या नेगोशिएशन बाय अप्रोचिंग सम एडवोकेट को सेटल कर। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फोर्स मेजर क्लॉज। आजकल जो है कोविड के टाइम में जो है फोर्स मेजर क्लॉज दैट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फीचर ऑफ द एग्रीमेंट। आज से अभी से पहले जो है नॉर्मली कमर्शियल जो लीजेस होते थे उनमें कुछ लोग इसको मेंशन करते थे, कुछ लोग, अधिकतर लोग नहीं मेंशन करते। इसका जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। दिस प्लेज मतलब वेरी इम्पोर्टेंट रोल एज इट एक्ट अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटी। अगर आपने ये क्लॉज डाली हुई है तो आपको उसके अंतर्गत रिलीफ मिल सकता है। अगर आपने वो क्लॉज डाली ही नहीं है तो आपको जो है रेंट का, सस्पेंशन का कोई भी रिलीफ नहीं मिल सकता है किसी भी कोर्ट। क्लॉज डालना जरूरी है आपके हिसाब से? क्लॉज डालना जरूरी है एग्रीमेंट में? हाँ जी, मेरे हिसाब से क्लॉज डालना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट इज आवर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ये क्लॉज होना चाहिए और एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अभी नए एक्ट के हिसाब से जो न्यू टेनेंसी एक्ट 2019 है हमारे गुड़गांव में, इट वाज इन 2018,
इस एक्ट के हिसाब से हर एग्रीमेंट को जो है रेंट अथॉरिटी या रेंट कंट्रोलर के पास में जरूर रजिस्टर होना चाहिए। लैंडलॉर्ड उसका जो है फॉर्म है शेड्यूल 1 में मेंशन किया हुआ है, पूरा फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंगली उसको भर के। बट अरुण सिंह जी एक चीज बताइए, जो लोग बहुत सालों से रह रहे हैं पहले से, बिफोर पार्टीशन या आफ्टर पार्टीशन, वो उनका रेंट तो बहुत कम है एंड दे आर एंजॉयिंग द प्रीमिसेस। जो अब वो कंडीशन भी बिल्डिंग की कई बार इतनी बुरी हो जाती है, उनको हम हटा भी नहीं सकते बिकॉज रेंट इज सो लेस और खर्चा इतना है बिल्डिंग को मेंटेन करने का या दोबारा से बनाने का। तो इसमें आपका क्या सजेशन है? हाँ, उसमें मैं ये बोलूँगा कि जो पुराने रेंट एग्रीमेंट हैं, कुछ हैं जो ओरल भी चल रहे हैं, रिटर्न में नहीं है, उनको सबको अपना नया रिटर्न में एग्रीमेंट लेके आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब ये रेंट एग्रीमेंट रिटर्न में आ जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा तो लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के दोनों के जो है इंटरेस्ट सिक्योर हो जाएंगे। मेजर जो है लैंडलॉर्ड की साइड सिक्योर इसलिए हो जाएगा कि जैसे पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर जो है मतलब इट्स नॉट वर्थ लिविंग, उस कंडीशन में जो है लैंडलॉर्ड उसको खाली करवा सकता है या इवन टेनेंट भी खाली करके जा सकता है जहाँ पर लैंडलॉर्ड उसको बना ही नहीं रहा या रिपेयर ही नहीं करवा रहा। खर्चा बेयर कौन करेगा? खर्चा बिल्डिंग बनाने का, बिकॉज रेंट में इतना टाइम से वो लैंडलॉर्ड रह रहे हैं या टेनेंट रह रहे हैं। लैंडलॉर्ड ही बेयर करेगा, वो टेनेंट से एग्रीमेंट करके अगर टेनेंट उसमें फर्दर रहना चाहता है तो टेनेंट से भी ले सकता है और रेंट को इंक्रीज करके नहीं, उसमें वो कंडीशन भी। बट डिस्प्यूट तो अराइज हो ही जाएगा, दे प्रोबब्ली टेनेंट विल नॉट एग्री। अधिकतर ऐसे ओरल राइटिंग में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पर उस नए टेनेंसी एक्ट में अपने इसको एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लें, वो दोनों पार्टीज के लिए, और अल्टीमेटली जो बिल्डिंग का खर्चा है तो हमेशा ओनर को ही पड़ता है। तो मेन वो ये मुद्दा होगा कि पहले जो रिलेशनशिप है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट उसको प्रूफ करें। हाँ जी, है ना, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आता है। हाँ। क्योंकि एडमिट है या नहीं वो लैंडलॉर्ड टेनेंट, कई बारी फादर के बाद वो हिरार्की में जाता है, बिल्कुल डिस्प्यूट का रीजन लीगल हेयर्स पे चला जाता है। तो कौन है लीगल हेयर्स पे? अभी भी नए टेनेंट के हिसाब से वो लीगल हेयर्स के आगे चला जाएगा, रेंटल है वो भी। बट अरुण जी, ये तो प्रोस्पेक्टिव है ना जो नया एक्ट है 2019 इट्स अ प्रोस्पेक्टिव, तो रेट्रोस्पेक्टिव तो है नहीं, तो उसमें पिछले में तो वही कानून माना जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल वही माना। उसके हिसाब से जो है टेनेंट के पास उतनी सिक्योरिटी नहीं है, लैंडलॉर्ड के पास बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट उसका ज़्यादा सेफ गार्ड है। चलिए, आप मुझे ये बताइए प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइल अ केस on behalf of landlord to evict and on behalf of tenant also? What are the on what grounds he can come and what is the procedure? Procedure for filing on behalf of landlord first that landlord ने बोला कि मेरे को रेंट नहीं मिला, that is one on which landlord can move towards litigation by giving a notice to the tenant asking for the rent and quitting. Then secondly, अगर लैंडलॉर्ड को कोई भी टेनेंट की तरफ से हरासमेंट लगता है तो at ground also he can ask for eviction of the tenant by Arun ji, thank you so much. Because of paucity of time we have to go to Madam Raees also. Raees Pawar ji जुड़ी है from Punjab. Madam, what are the rights of landlord and tenants? Basically, each and every state has its own legislation which governs the issues between the landlord and the tenant as regards to tenanted premises. And so far as to say, for Delhi, it is Delhi Rent Control Act. Earlier it was 1958 and now it is 1995, which is in operation. Similarly, for Haryana, it is Haryana Rent Control Act 1973. So you mean all states are having different Rent Control Act? Yes, that's right. But broadly
speaking. But what are the rights? I want the rights. Yes. I'm coming to. Because broadly speaking, the provision contained in these acts almost similar in all the acts. Say, if I come to the right of landlord as such, the first and the foremost right of landlord is the right to seek eviction of the tenant from the tenanted premises. Say, there are so many grounds given in Section 22 of Delhi Rent Control Act 1995 and similarly Section 13 of the Haryana Rent Control Act. There are a number of grounds are given in which the landlord can exercise his right of eviction against the tenant. And so far as coming to the first round, it is a non-payment of rent. Obviously, every landlord is entitled to have the rent because sometimes it is basically they are dependent upon the rental income. So if any tenant fails to make the payment for consecutive 2 or more months, the landlord can seek the eviction of the tenant by moving an application before the rent controller. Or there is a delay in payment, or the arrears are also not given. For that reason, also eviction can be done. Every type of maintenance expenses or the essential services expenses, he is entitled to every kind of charges too. But supposedly, and coming to the second ground is that subletting. Subletting is also a ground upon which the landlord can exercise his right of eviction. And subletting means the parting of the possession, either the whole or the part of the building. Thirdly, if we come to, that is a change of user. Change of user means the tenant is using the building for purpose other than that for which it was let out. It gives a ground for the landlord to evict the tenant. Next, if we come to it is again a non-occupation, and particularly, supposedly the tenant is not residing in the building for say more than 6 months. Again, the landlord has a right to seek the eviction of the tenant. Then, if we come to the next round, upon which the landlord can exercise his right of eviction is the building becoming unsafe and unfit. Say a building has become if a building requires 75% of repairs, then it would be treated as a building being unsafe and unfit, beyond repairable. In such an eventuality, he can move an application for getting it vacated. And sometimes it so happens in the local authorities. Thank you so much, Rais. Due to paucity of time, very beautifully covered. Now I will go to Madam Gyansudha, ma'am. Ma'am, what are the alternative remedies suggestion you suggest? आपकी नज़र में ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ क्या हैं मैम सबके लिए, ये जो लैंडलॉर्ड टेनेंट्स के लिए अगर ये डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो क्या कहाँ जा सकते हैं? सजेशंस के लिए, ओपिनियन के लिए रेमेडीज़ क्या है मैम? इस पैंडेमिक के दौरान बाकी तो प्रोसीजर्स बने हुए हैं एक्ट के अंदर, इसलिए उसको अभी यहाँ डिस्कस करने की जरूरत मैं नहीं समझती हूँ। लेकिन पैंडेमिक के दौरान जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उसके लिए जिस रेंट कंट्रोलर के यहाँ उसका रेट ऑफ रेंट के हिसाब से जहाँ उसका डिस्प्यूट लाई करता है, वहाँ पर अगर एक फास्ट ट्रैक एक यूनिट बना दिया जाए जहाँ इस तरह के जैसे मैं हमेशा मानती हूँ कि जैसे बीमारी में एक ओपीडी होती है ना, लीगल प्रॉब्लम्स के लिए भी मैं बहुत टाइम से बोलती हूँ कि एक तरह की फर्स्ट एड जस्टिस होनी चाहिए ओपीडी के तौर पर। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ के पास जा करके ये एप्लीकेशन डाली जा सकती है और उसको स्पीडी रेमेडी के लिए कुछ एक बनाया जा सकता है जो कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। वैसे यह है बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन, इसका जैसे होता है ना जब एग्जामिनेशन में स्टूडेंट बैठता है तो उसे बड़ा मुश्किल सवाल आ जाता है, तो ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल आंसर है जिसको सुप्रीम कोर्ट लेके बैठे हुए हैं और हम लोग अपने अपनी समझ से उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई एकदम से कैप्सूल के फॉर्म में कोई फॉर्मूला तो अभी फिलहाल नजर नहीं आता है, लेकिन अगर एक ट्रिब्यूनल के रेंट कंट्रोलर की यहाँ ही अगर कोई एक छोटी सी एक यूनिट बना दी जाए तो वहाँ जहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज करके वो अंडरटेकिंग दे दे टेनेंट, तो संभवतः थोड़ी देर के लिए वो डेफर हो सकता है।
डिस्प्यूट तो फिर भी रहेंगे। यस मैम, डिस्प्यूट तो रहते ही रहेंगे। लेकिन उसको उसकी तकलीफें कम करने के लिए मेरी समझ से ये इसको आजमाया जा सकता है। Thank you so much, ma'am, for connecting with us and with your good suggestions and with your covering everything, ma'am. Really, thank you so much, ma'am. Now I will go to Mr. Pardeep Rai, sir. Sir, what are your suggestions with regard to landlord who can mitigate with the financial crisis during the COVID time? You see, Gyan Sudha ji has actually guided us very well. But what I suggest that in these circumstances, either landlord or the tenant, both of them has to deal the situation very patiently, because this entire system is in ICU, and a patient who is in ICU, he needs oxygen, he needs some basic first aids, like you are a doctor's charming, so you must be knowing all this. But what I suggest that in these circumstances, both the parties yes, I know that, but at the same time, you understand this, that what happens when something is in ICU. So in these circumstances, what I suggest that both sides has to sit together. They had to be realistic, and unless they are realistic and considering the circumstances in situation created by the pandemic, there cannot be any solution. So all the solution depends upon their plain mind. And I request all of them to forget about their earlier agreement. Whatever agreements they had entered, that does not have any value, because if a person can't pay, you can't force him. And if he leaves your tenancy, it will be difficult for you to come back. So what I suggest that everybody has to be hear things very patiently, and they have to deal with both the parties should sit together. They don't require to enter into any litigation, because that will cost them further. So it's better that both of them they sit together, and they should avail facilities of mediation of some successful mediators, and that will be the great way to deal with the situation. Thank you so much for getting connected with us, sir, and very good suggestions you have given. Ma'am, this Rahis ma'am is there. Ma'am, what are the alternative solutions to resolve the disputes between the landlord and tenants? So far as alternative solutions are concerned, since I am a mediator at High Court, Honorable Punjab and Haryana High Court, so I will first and foremost solution I will suggest, it is seeking the mediation. And the mediation may take place in two ways. First is where the case is already pending before the court, any court, maybe lower court or the high court, at any level where it is pending, or at any stage of the party. At any stage of the parties, any of the parties seeks mediation or shows inclination to refer the matter to the mediation. In such a situation, the matter is referred by the court to the mediation center, where they can seek to come to an amicable settlement with the help of a mediator. And second is that the best part is that it is time saving and money saving, and particularly no fees is chargeable for this. Nice, very well covered all these issues also. Thank you for connecting with us. लेकिन किराएदार और मकान मालिक के संबंध पर कानूनों की कोई कमी नहीं थी। पहले भी तमाम कानून रहे थे टिराव, लेकिन अभी जो जिस तरह से कानून बना और पहले भी तकरार भी होते रहे हैं, हालांकि कानून रहे, आखिर ऐसे में क्या आपको लगता है किराएदार और मकान मालिक के मसले को सुलझाने में ये कानून अभी तक सफल नहीं रह पाए थे, इसलिए नए कानून की ज़रूरत पड़ गई है? और अगर इन कानूनों के ही संदर्भ में हम समझने की कोशिश करें तो आपका मशवरा क्या होगा? They provide some basic necessities. As you say, they are senior citizens who are totally dependent on rent, and their tenants cannot pay. So government should try to take care of such people who are either landlords or tenants. Government should take, and I think they will take care, because senior citizens, there are provisions which are only basically for senior citizens. Panelists have said there has to be mediation, good sense has to prevail on both the parties,
and whatever they can do for चलिए, each other. आपके सुझाव के साथ अब हम ये आज का ये चर्चा खत्म करते हैं। जी बिल्कुल किरण, और ये एक तरह से तमाम हमारे जो पैनलिस्ट थे, जो तमाम हमारे मेहमान थे, उनकी बात को सुन के हमारे दर्शक ये ज़रूर समझ चुके होंगे कि रेट कंट्रोल एक्ट के कानूनी प्रावधान से मकान मालिक और किराएदार के तकरार को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और सरकार की ये पहल एक अच्छी पहल कही जा सकती है। जिस तरह से जैसे ही कोरोना में लॉकडाउन लागू हुआ उसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिए थे वो एक राहत के लिए निर्देश समझा जा सकता है। हालांकि नया किराया कानून किराएदार मकान मालिक के झगड़े निपटाने के साथ देश में रेंटल मार्केट को बढ़ावा देगा और बहुत हद तक दोनों के हितों की रक्षा करेगा। दरअसल किराएदारी का विषय राज्य सरकारों का रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कानूनी एकरूपता चाहती है ताकि जिन राज्यों में इन्हें कानूनबद्ध या संहिताबद्ध नहीं किया गया है वे एक आदर्श व्यवस्था को अपना सकें। साथ में कोरोना के कारण जो रेंटल मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है उसे भी सुव्यवस्थित करने में मदद मिले। तकरार को निपटाने के लिए भी कानूनी बारीकियां हैं और रेंट ट्राइब्यूनल का भी प्रावधान है जिससे कि तात्कालिक राहत मिल सकेगी। लेकिन कानूनी पचड़ों में पड़ने से अच्छा है कि आपसी सौहार्द बना रहे और मकान मालिक और किराएदार एक दूसरे के हित और हक का सम्मान देते हुए एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को दोस्त समझे न कि दुश्मन। फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और उसके कानूनी प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी लें ताकि मकान मालिक के साथ एक किराएदार के तौर पर आपका संबंध अच्छा रहे। तो आज इंडिया लीगल में बस इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे आपके सामने एक बेहद अहम मसले के साथ। बने रहिए हमारे साथ।